वफाकी हुकूमत ने इस पर मुख्तलिफ जो है आरा सामने आ रही हैं। जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उनकी तरफ से तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है बजट के हवाले से। उन्होंने तो मुस्तरद किया बजट को। ओवरऑल इसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। उनको जो एक्सपोर्टर्स को इसमें जो रिलीफ इससे पहले मिल रहा था वो अब उनसे वापस ले लिया गया है। जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं उनके वाले से बड़ी सख्त मैयत जो हैं बजट के अंदर नज़र आ रही हैं। इस वाले से ट्रांसमिशन में आगे चलकर मज़ीद बात भी करेंगे। जो बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे मोना के नॉन फाइलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त मैयत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉन फाइलर्स के लिए आप जितना मर्जी आप उनको करें, आप उनके ऊपर उनको टफ टाइम दें, द प्रॉब्लम बिकम्स कि जब आप फाइलर को साथ में कोई रिलीफ नहीं देते। मतलब फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क होना चाहिए। इसीलिए आपको पता है एमनेस्टी जब भी दी जाती है तो वो जद में आती है तनकीद की कि सारे लोग ये गिला करते हैं कि हमने टैक्स दिया और दयानतदारी से अपना टैक्स भरा, हमें क्या फ़ायदा हुआ, आपने बगैर पूछगछ किए आपने एक बड़ा सा चंक आपने ले लिया और उसके बदले आपने कहा कि जी ये कौमी ख़जाने में ये वाला ये डॉक्यूमेंट हो गया है और ये इतना आ गया है हमारे पास। लेकिन ये कि उनके उसके बदले में जो उनको एग्जेम्पशन मिला, फाइलर को अगर आप रिलीफ ना दें और सिर्फ अगर आप नॉन फाइलर को अकेले रेप्रिमांड करे जाएं तो मेरा ख्याल है वो इफेक्टिव नहीं है। राना एहसान साहब ब्रेक के दौरान बता के गए और लेकिन टाइम नहीं मिला कि उनसे ये वाली बात की जाती कि 1 लाख तक की जो सैलरी पे 1250 रुपए टैक्स था, अब वो बढ़ा के 2500 कर दिया है। अगर आप इसको वो कहते हैं, अगर आप उनको वो मतलब ही वाज सेइंग इट इन अ लाइट मैनर, लेकिन वो कह रहे थे आप इसको रियल टर्म्स में देखें तो सिर्फ 1200 रुपए का फर्क है, लेकिन ये डबल का फर्क है, आपने डबल टैक्स बढ़ा दिया है। इसी तरह से दीगर स्लैब्स पे भी यही वाली सूरत हाल है। तो अगर आप ये तो सारे वो लोग हैं जिनका फाइलर स्टेटस के ऊपर आप ये टैक्स बढ़ा रहे हैं। सब अच्छा वाली बता रही थी कि सब अच्छा है, लेकिन जब से एफबीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, जब वो डिटेल्स आएंगी ना फिर पता लगेगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी टेलिंग समर के उसमें जब जो कॉमर्स की जितनी वो है, आई मीन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप ये जमा कैसे करेंगे। अगर अभी ये वाली बात हो रही है कि ये ऑप्टिमिस्टिक रखना चाहिए बजट और अच्छी बातें ऊंचे ऊंचे अपने लिए वो रखें, प्लान्स रखें, लेकिन अगर आपने वो उन्हीं लोगों को तोड़ मरोड़ के और उनकी गर्दन दबा के आपने टैक्स निकालना है जो ऑलरेडी स्क्वीज्ड हैं, तो देयर इज नो पॉइंट। आपने टैक्स का हदफ भी 9,500 अरब से बढ़ाकर आपने 12,900 अरब आपने कर दिया, तकरीबन 3,500 अरब आपने इसमें इजाफा किया हदफ के अंदर। तो मेन कंसर्न बीइंग अ टैक्स पेयर मेरे लिए तो यही है कि जो टैक्स पेयर्स हैं ऑलरेडी उन्हीं के ऊपर मजीद बोझ न डाल दिया जाए। क्योंकि हम ये सुनते हैं बड़ी मैयर्स ली जा रही है जनाब टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के लिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाने के लिए, लेकिन होता ही है इन दी एंड जाके कि जो टैक्स पेयर होता है ना उसी की गर्दन पे दोबारा। और अभी 45% कहते हैं कि नॉन सैलरीड क्लास के ऊपर इन्होंने ये इजाफी टैक्स लगाएंगे। क्या होगा, इनका एक डेलीगेशन जाएगा जो कि आपको पता है बहुत एक असर रसूख रखने वाला डेलीगेशन, फिर इसमें रद्दोबदल करवा के आ जाएंगे। अगर ये चीज हस्बे आदत और हमेशा की तरह रूटीन मैटर में हुई। जी डॉक्टर मारिया कुछ ऐड करना चाह रही हैं? खबर बड़ी अभी जब ब्रेक मैं मोना की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे और हमारे साथ रजा हारून साहब मौजूद थे तो मैंने उनसे इसलिए जोड़िया बाजार का पूछा था बिकॉज मोना भी कराची से, मोना को भी पता होगा और यकीनन आप भी जानते होंगे, वो पूरे मुल्क का जो है वहाँ से सारा आप होलसेल मार्केट उसको कह लें और जितनी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो वहाँ पे चलती है और सबकी जो पुष्टपनाही है पूरे सिस्टम की पुष्टपनाही से चलती है, उसको अगर आप नहीं रोक पा रहे, मतलब ये एक मेरा ख्याल है ये यहाँ पे सब जानते हैं कि रात को 10-10, 11-11 बजे तक बैंक्स खुले रहते हैं। ये कौन सी है इनकी जो बैंक्स की ब्रांचेज है, हमारी बैंक्स की ब्रांचेज है वहाँ पे खुली रहती है, वहाँ पे सारा पर्ची पे सिस्टम चलता है। मोना जो बात कह रही है 100% ठीक कह रही है। एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल डेलीगेशन जाएगा और वहाँ से जाके हमारे साथ एक बैंकर भी हैं, हमारे मैशत है तालिब रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है बजट के बारे से, पर्टिकुलरली ये जो टैक्स मेयर्स की बात गवर्नमेंट कर रही है। तालिब रिजवी साहब, ओवरऑल कैसे देखते हैं बजट को और जो टैक्स मेयर्स की बात हम गवर्नमेंट की तरफ से सुन रहे हैं कि टैक्स का हदफ तो बढ़ा दिया गया, लेकिन कहीं ये ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर तो मजीद बोझ नहीं आएगा? थैंक यू वेरी मच समर साहब फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, हम सबको ये बात समझना है कि मुल्क एक स्पेशल इन्वायरमेंट के अंदर हम इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे हमारे रेवेन्यूज ना होने के बराबर हैं और हमारे अखराजात रेवेन्यू से बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ के ऊपर हमें ऐसे मेजर्स लेने हैं जो किसी हद तक तमाम सोसाइटी के ऊपर बर्डन फील होगा और होना भी चाहिए, बिकॉज इसमें कलेक्टिवली ही निकल सकते हैं हम। लेकिन जो मेरा इस बजट के ऊपर एतराज है वो दो है। देखिए, जहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे फिस्कल स्पेस के अंदर आपको बहुत सी चीजें आपको करने की जरूरत है, वहाँ पे आप उस टैक्स रिजीम को नहीं छेड़ सकते जहाँ पे ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हों और बड़ी ऑनेस्टी के साथ दे रहे हैं।
मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा सैलरी क्लास की, जो तनख्वाहदार तबका है। ये ऑलरेडी सैलरी क्लास जो है ये एट सोर्स इनकी तनख्वाह कट जाती है, उससे टैक्स कट जाता है। और ये किसी तरीके से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक चीज मैं चाहता हूँ कि आप और आपके सामीन समझें कि तनख्वाहदार के अलावा बाकी जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके पास कैपेसिटी टू पास ऑन है। यानी कि आप उन पे जो भी टैक्स लगाएंगे, चाहे लेट्स से एक डॉक्टर है, अगर उस पर आप टैक्स लगाएंगे या वकील के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो वो पास ऑन कर देगा अपने क्लाइंट को। इसी तरह जब आप दुकानदार पे टैक्स लगाएंगे वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर पे टैक्स लगाएंगे, एक्सपोर्टर पे, इंपोर्टर पे, दे हैव अ कैपेसिटी टू पास ऑन। तनख्वाहदार अपने मालिक के पास जाके ये नहीं कह सकता जनाबे अली कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। अब इसके अंदर भी किया ये है कि हम ऑलरेडी तनख्वाहदार जो है वो 326 अरब कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द ग्रेटर कॉज ऑफ दिस कंट्री, और वो इसमें बड़े खुश हैं बिकॉज वो इस कंट्रीब्यूशन को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इससे भागना नहीं चाहते। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जितना टैक्स एक तनख्वाहदार देता है, क्या उसका 10% भी बाकी सारे सेगमेंट दे रहे हैं? जब वो 10% दे देंगे तो आप हमारा टैक्स बढ़ा दीजिएगा। और इस दफा भी ये हुआ है कि बड़े तरीके के साथ, सलीके के साथ तनख्वाहदार के ऊपर जो टैक्स बर्डन है, मेरी रफ एस्टिमेशन के मुताबिक तकरीबन 100 अरब रुपए का बर्डन तनख्वाहदार के ऊपर और डाल दिया गया है। पहले 6 मिलियन के ऊपर 35% की स्लैब लागू होती थी, जिसको कम करके 41 लाख रुपए सालाना इनकम के ऊपर ले जाया गया है। पहले जहां जिस बेचारा जो 1 लाख रुपए महीने का कमाता है वो 2.5% टैक्स देता था, अब वो 5% टैक्स देगा। तो इसी पे सॉरी, आप डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं कुछ आपसे सवाल करना चाह रही थी। तालिब साहब आप कंप्लीट कीजिए, फिर I'll just come to my question। आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। I'll come to you। So the point I'm trying to make is, देखिए इक्विटेबल टैक्सेशन जो है वो दुनिया में एक सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि हम इनकम टैक्स को मिक्स करते हैं पेरोल टैक्सेशन के साथ। ये जो पेरोल टैक्सेशन है, इस दफा कोशिश की औरंगजेब साहब ने कि पेरोल टैक्सेशन को थोड़ा सा अलग रखें बाकी इनकम स्लैब्स के साथ। हमें एक और मैं आपको तशरीह करना चाहता हूं कि लोग ये समझते हैं कि शायद IMF ये कहता है कि तनख्वाहदारों को आप टैक्स एक्स्ट्रा कर दें। IMF तनख्वाहदार को टैक्स करने की बात नहीं करता, मैं आपके सामीन को बताना चाहता हूं। वो इनकम क्लास को टैक्स करने की बात करता है। प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये कि सिर्फ तनख्वाहदार जो है ईमानदारी से टैक्स देता है और वो मजबूरी में देता है क्योंकि उसका एक्सपोज कट जाता है, बाकी कोई टैक्स देता ही नहीं। सॉफ्ट टारगेट से ना, अगर देता भी है तो पास ऑन कर देता है। अच्छा तालिब साहब, मैं जो पूछना चाह रही थी वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सैलरीड क्लास है तो ऑलरेडी पिसती जा रही है। मुझे ज़रा ये बताइए, क्योंकि ये जो बात अभी कर रहे हैं, अभी इस दफ़ा भी हमारा 9.4 ट्रिलियन का जो है वो टारगेट था, 9.2 हम कर सके, और अभी 12.9 ट्रिलियन का जो है वो टैक्स टारगेट है। उसके साथ साथ जो है ये हमें कहा जा रहा है जी इन्फ्लेशन नीचे आएगी। मुझे ये बताइए कि जब इन्हिसार सारा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे होगा तो ये इन्फ्लेशन नीचे कैसे आएगी, या एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो बेहतर कैसे होगी? आपको अगर कुछ समझ में आती है तो मुझे प्लीज समझाइए, मुझे समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहिबा, देखिए इसमें एक जो फंडामेंटल इकोनॉमी का जो रूल है वो ये है कि ये दोनों हैंड इन हैंड नहीं चल सकते। आप 3.5% की ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते अगर आप 3 से 4 हजार अरब रुपए के टैक्सेशन को बढ़ाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है इन्फ्लेशन को। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। उस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में जहां पे जब आप 3000 अरब से ज्यादा का टैक्स बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एक इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। तो मेरे लिए भी ये एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस सिचुएशन के अंदर किस तरीके से इन्फ्लेशन को 12% जो रखा गया है, मेरे हिसाब से तकरीबन नामुमकिनात में से एक है। और ये सारे का सारा इनडायरेक्ट, इसमें से डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो हार्डली 30% है, मेजर बाकी 70% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जिसका सारे का सारा बोझ जो है अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा वो अवामुन नास के ऊपर पड़ेगा, आम आवाम के ऊपर। अगर लेवी बढ़ेगी तो पेट्रोल कौन लेता है? अभी तक हम वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सके कि कौन आदमी जो है वो उसको पेट्रोल को हमें सब्सिडाइज करना है और किसको नहीं करना है। प्रोटेक्शन नहीं उसमें बिल्कुल किसी किस्म की, वो सबके लिए रिग्रेसिव है। लेवी बढ़ती है तो वो जो 100 रुपए का डलवाता है उस पर भी हिट होती है बराबर जाके, जो एक बड़ी गाड़ी से रखी हुई है, एक ब्लैंकेट टैक्स है ना ये इसमें। हाँ, ऐसा ही है, रिग्रेसिव है।
तो प्रॉब्लम इज बिल्कुल वजह फरमाया जी। ये अभी यही वाली बात हम कर रहे थे अभी, राना एहसान साहब जब हमारे साथ थे, वेरी थोरो जेंटलमैन, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी उनकी तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छे और एक लॉजिक से बात करने वाले हैं। लेकिन यही हम वी फेल टू अंडरस्टैंड, हम उनसे पूछ भी यही रहे थे कि आप जो कह रहे हैं वजीर खजाना ने आज बड़ा टॉल क्लेम कर दिया कि अभी और महंगाई कम होगी, कहाँ से कम होगी? आप PDL बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पे आपने कोई बाई प्रोडक्ट नहीं छोड़ा पेट्रोलियम का, आपने स्लैब्स के ऊपर आपने डबल कर दिया है, जो कि वो खुद कह रहे थे कि ये तो डबल है, लेकिन आप वैसे रियल टर्म्स में एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो सिर्फ 1200 रुपए का फर्क है 1 लाख रुपए की तनख्वाह कमाने वाले पर। किताबी बातें ज्यादा है ना, किताबी बातें हैं ना, तो आप इन्फ्लेशन जो इंटरेस्ट रेट है उससे हम 20% से नीचे नहीं लाएंगे तो महंगाई जो है वो नहीं बढ़ेगी, महंगाई की शरह, यानी कि ये किताबी किस्म की बात है। आई टेल यू व्हाट, मुझे तो ये पर्पस शायद समझ आ रहा है कि शायद इनको ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर हम कम कर देंगे तो शायद सरमायाकारी आ जाएगी, लोकल लोग थोड़े कुछ सरमाया करना शुरू कर देंगे, हीट अप हो जाती है इकोनॉमी ना, उससे वजह इस पे तालिब रिजवी साहब की राय, बट देयर इज ही इज राइट कि इसमें कोई वो नहीं नजर आ रही है। जी, मैं इसमें समझ साहब आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो स्टेट बैंक ने एक बहुत अच्छा और बड़ा कैलकुलेटेड एक काम किया है, उन्होंने 150 बेसिस पॉइंट यानी कि 150 बेसिस पॉइंट आपके इंटरेस्ट रेट को नीचे किया है। उससे आपके पास 900 अरब रुपए की फिस्कल स्पेस जो है अवेलेबल हो जाती है। मेरे हिसाब से वो 900 बिलियन की 900 अरब की फिस्कल स्पेस है, उसका एक पोर्शन जो है वो अवामुन नास को पास ऑन होना चाहिए था। देखिए, हर 1% की कमी के साथ तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए की फिस्कल स्पेस आएगी। लेकिन देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम जो हमारी ओवरऑल सिचुएशन है, इसके अंदर एकदम से इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं लाया जा सकता। हमारा जो स्टेट बैंक है वो पाकिस्तानी का नहीं, इस रीजन का वन ऑफ द फाइनेस्ट रेगुलेटर में से है, एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के उन चंद इदारों में से है जो इंडिपेंडेंट भी हैं, जो प्रूडेंट भी हैं, तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरी गुजारिश ये है कि आपने इस पूरे टैक्स के अंदर कोई इनकलाबी इकदाम या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं की है। ये सारे वो रूटीन मैटर है जो रूटीन मैटर आपको IMF ने कहा है कि आप करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक वादा किया गया था कि पेंशन के इशू को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हल किया जाएगा। ये पेंशन का इशू कहना बहुत समझ साहब बहुत मामूली सी चीज है। आप पॉलिसी ले तो है, कंट्रीब्यूटरी वो लेके आ रहे हैं, पेंशन जो है वो नए भर्ती होने वाले लोग जो हैं उनके लिए होगी। सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि देखिए, पिछले साल ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो पिछले साल हमारे बजट से एलोकेशन थी वो 850 अरब थी। ये इस दफा 1020 अरब रुपए फेडरल लेवल के ऊपर, और इतनी ही तादाद जो है वो एलोकेट करनी पड़ेगी सूबाई हुकूमतों को। तो 2000 अरब रुपए की हमें बजट एलोकेशन करनी पड़ती है पेंशन के नाम। हमारे तरक्याती बजट से जो है वो तकरीबन 25% ज्यादा जो है हमें पैसा जो है वो लगाना पड़ेगा पेंशनर्स के ऊपर। ज़रा जो PSDP है 1500 अरब का, वो भी बड़ा अहम है कि उसमें 50% का इजाफा किया गया है, लेकिन अभी भी हमारी PSDP का इजाफा तो खैर अच्छी बात है कि चलें कोई डेवलपमेंट। सबसे जो बड़ा हमारे लिए कंसर्न है ना, वो हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन के कोई इतने अच्छे जराए नहीं। हम टैक्स तो ऑलरेडी टारगेट है हमारा 12,970 हमने कर दिया है, लेकिन बाकी हमारे पास एक्सपोर्ट्स का या रेमिटेंसेस के वाले से या FDI हमारे मुल्क में आने के वाले से कोई इतनी ज़्यादा हौसला अफजा चीज़ें उस सूरत में नजर नहीं आ रही है कि आपने 14,000 अरब आपकी जो है वो रेवेन्यू है अगले साल का, और जिसमें से 9,700 अरब आपने कर्जों की अदायगी, कर्जों पे सूद की अदायगी में आपने दे देने, प्रिंसिपल अमाउंट तो वहीं पड़ी है, आपने कर्जों पे सूद की अदायगी में 14,000 अरब में से 9,700 अरब आपने उठा के दे देने। तो ये तो असल मसला है जहाँ हम फंसे हुए डेट ट्रैप में। वी होप के अभी जो ये गल्फ कंट्रीज से सारी जो इनकी बातचीत चल रही है वो प्लेजेस से और MOU से मामला आगे बढ़े और कुछ चीज़ें रियलाइज हों वहाँ पर। टू SIFC एक FDI आए, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि आपके पास कमाने के लिए जरिया जो है इसके अलावा कोई नजर नहीं आता। एक्सपोर्ट्स की बात आई थिंक हमारे पिछले सेगमेंट में की थी किसी इकोनॉमिस्ट ने, जो हमारे साथ खाकान नजीब साहब आई थिंक कह रहे थे ना ये वाली बात कि एक्सपोर्ट्स, अदर देन एक्सपोर्ट्स आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, रेमिटेंस हैं, टू अर्न रेवेन्यू या टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, सारे मामला पे स्टेलमेट है। जी बिल्कुल जी डॉक्टर मारिया। जी
मोना भी जो भी बात कर रहे थे कि SIFC के फोरम से लेट्स होप के कुछ जो है वो मटेरियलाइज करे, और जो गल्फ कंट्रीज का आपको याद है अभी सऊदी अरेबिया का जो दौरा भी मनसूख हुआ है उसमें भी ये बताया जा रहा है वो तंग आ गए MOUs देख के। वो कहते हैं जी अब MOUs से कुछ आगे भी करें, आपने अगर MOUs से कुछ आगे करना है तब हम आएंगे, वरना हमें आने का कोई फायदा नहीं है। तो पता नहीं हमारा हाउस इन ऑर्डर कब होगा। सुनते आ रहे हैं ये लो हैंगिंग फ्रूट है, एग्री सेक्टर में वो जो है वो एग्री सेक्टर में बड़े जो है वो इंटरेस्टेड है, माइनिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, बट आगे बात MOU से बढ़ ही नहीं पा रही है। तो लेट्स जस्ट होप दैट वी क्रॉस दैट ब्रिज।